Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video I will be discussing a very important topic for your CS and CAPF exam, that is economy portion and specially micro economy. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेक्चर्स हैं इकोनॉमी के एंड वहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ें आपको बताई जाती हैं, बट इन टुडेज़ वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द बेसिक्स ऑफ योर इकोनॉमी सो दैट कि जिन एग्ज़ाम्स के ऊपर आपका मेन फोकस है दैट इज़ CDS एंड CAPF, इसमें बेसिकली आपको माइक्रो इकोनॉमी जो है वो पूछी जाती है. सो वी विल ट्राई टू कवर दैट एंड बहुत ही ईजीली हम इन चीज़ों को करेंगे. And at the end of this lecture I will send you some question on Telegram. जो Telegram का link है that is in the description box. Go and join the Telegram channel. Already CAPF के लिए पेपर 2 के लिए बच्चे ऐसे लिखते हैं and they send me their practice sheets on my Telegram and मैं उनको चेक करके feedback देती हूँ. This is free of cost. I'm not charging anything. And if you are someone who is going to appear in CAPF this year, that is in August 2025, you can send me your practice sheets. You can write essay, argument or report, and in July I will provide you a list of 100 topics that are relevant for your essay, argument and report. And let's begin with our today's topic, that is microeconomy. So this is also relevant for your CSC and अगर आप स्टेट PSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो these concepts are quite relevant for that economy portion also. So सबसे पहले इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमी में हम ये चीज़ें देखते हैं कि हाउ अ इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और बिजनेसेस क्या कर रहे हैं कि जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस, टू डिस्ट्रीब्यूट एंड टू कंज्यूम. दिस इज़ इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी में मेन कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, स्कार्सिटी. अगर कोई चीज़ें लिमिटेड नहीं होंगी, स्कार्सिटी का मतलब हुआ कि लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना होती तो हमें उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है, फिर हमें इकोनॉमी की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर चीज़ें लिमिटेड ना होती अर्थ पे. सो हमारे अर्थ पे क्या है, चीज़ें लिमिटेड हैं, उनकी जो वांट है, लोगों की वांट एंड नीड्स हैं, दैट इज़ अनलिमिटेड. ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमने इकोनॉमी एक सब्जेक्ट बनाया जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हाउ एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और बिजनेसेस use various unlimited resources to produce, distribute and to consume certain resources. So इकोनॉमी भी हमारी दो तरीके की है, वन इज़ माइक्रो एंड अदर इज़ मैक्रो. सो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन योर माइक्रो इकोनॉमी बिकॉज आई हैव सीन वेरी फ्यू टॉपिक्स रिगार्डिंग दिस. So I will try to make this lecture as easy as possible. So let's get started with our first concept, that is microeconomy. सबसे पहले हम देखते हैं कि microeconomy क्या है. हमने चीज़ें देख ली कि हम जो अनलिमिटेड हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम एक मैनेज तरीके से यूज़ करना इज़ इकोनॉमी. ठीक है, माइक्रो में क्या, एज द वर्ड्स इटसेल्फ सजेस्ट, माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल. सो इसमें हम क्या देखेंगे, स्मॉल लेवल पे देखेंगे कि कैसे जो है हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और कंजम्पशन हो रही है. यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट्स को देखते हैं. ठीक है, अगर हम कोई हाउस होल्ड देख रहे हैं तो वहाँ पे हम एक यूनिट हाउस होल्ड देखेंगे. ठीक है, कोई एक फर्म देखेंगे, एक बिजनेस देखेंगे या मार्केट देखेंगे एक यूनिट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे. ठीक है, जैसे कि अगर किसी चीज़ की कंजम्पशन के बारे में या प्रोडक्शन के बारे में अगर देखना है तो अगर आप मेरे घर पे देख रहे हो कि हाउ आई एम मैनेजिंग थिंग्स, हाउ आई एम प्रोड्यूसिंग थिंग, हाउ मच थिंग्स आई एम कंज्यूमिंग, सो दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमी. ठीक है, जब हम बिल्कुल स्मॉलर लेवल पे देखते हैं. ठीक है, इसमें आप ये चीज़ कह सकते हो कि किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखना. ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखना इज़ योर माइक्रो इकोनॉमी. आप बिल्कुल एक स्मॉलर डिस्क्रीट इकोनॉमिक एजेंट को देख रहे हो. ठीक है,
यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूमर सेक्टर के साथ ये लिंक्ड है एंड बिजनेस सेक्टर। इंडिविजुअल वर्ड अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए ये चीज़ इजी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, प्राइस मैकेनिज़्म पे करते हैं कि प्राइस कम होने पे हमारे इंडिविजुअल लेवल पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, डिमांड सप्लाई एंड रिसोर्स एलोकेशन के बारे में हम देखते हैं। सो दिस इज़ योर माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी में क्या हो गया कि हम देख रहे हैं चीज़ें थ्रू अ माइक्रोस्कोप, एंड मैक्रो में क्या होता है कि टेलीस्कोप से कोई चीज़ें देखना, ठीक है, एक लार्जर स्केल पे देखना, ठीक है। लार्जर स्केल में कैसे देखना, जैसे हम एक नेशन की इकोनॉमी देख रहे हैं, ठीक है, नेशन की इकोनॉमी देखेंगे इंडिया में तो वो एक लार्ज स्केल पे हो जाएगी, ठीक है। माइक्रो में हम देख रहे हैं एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए देख रहे हैं, एंड मैक्रो हम देख रहे हैं थ्रू अ टेलीस्कोप, थ्रू अ बिगर लेंस। So I hope this concept is clear to you. Now we'll move forward. अब कुछ चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक टर्म्स जो अपने आने वाली स्लाइड्स हैं we will see there कि ये टर्म्स जो है आपकी यूज़ होंगी, ठीक है। These are key economic terms. सबसे पहले आती है हमारी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी में क्या हो गया, स्कार्सिटी इज़ नथिंग बट लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। स्कार्सिटी में क्या आ गया कि आपकी चीज़ें जो आपकी रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, बट जो लोगों की वांट्स हैं, ठीक है, जो लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहते हैं, बट इन आर ऑन आर अर्थ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देन सबसे पहली चीज़ आ गई हमारी स्कार्सिटी। फिर हमने क्या किया, स्कार्सिटी में क्या है, चीज़ें लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारी, बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। दिस इज़ वन स्टेप। देन सेकंड स्टेप में आएगा हमारा कि हमें चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है, अमंग अल्टरनेटिव्स। अगर अब हमने क्या किया, अगर हमें एक चीज़, अगर हमें कोल नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर हमें कोल नहीं मिल रहा तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूट, एक अल्टरनेटिव उसका क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक चॉइस बनानी पड़ेगी, ठीक है, सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। आप कितना ही कोल निकाल लोगे, कितना ही आपके पास पेट्रोल आ जाएगा, तो आपको क्या करना, चॉइस बनानी होती है इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी में क्या हो गया कि सिलेक्टिंग अमंग अल्टरनेटिव्स, जो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं हमारे अर्थ पे, उनको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना होता है। अब रिसोर्सेज में हमारे क्या आ जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज में हमारे सिर्फ ये नहीं है कि कोल या आपके पेड़ या आप पेट्रोलियम या इस तरह की चीज़ें देख रहे हो, दीज आर नॉट ओनली रिसोर्सेज, देयर आर मैनी। हम जो लैंड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ लैंड में आपके क्या आ जाएंगे, लैंड इज़ नॉट ओनली कि पीस ऑफ लैंड, लैंड में आपकी ट्रीज़ आ जाएंगी, ठीक है, आपकी नेचुरल गैसेस आ जाएंगी, आपका ओशन आ जाएंगे, ठीक है, आपके जितने भी मिनरल्स आपको मिलते हैं आपके अर्थ क्रस्ट से, वो सब किस में आ जाएंगे, लैंड में। लेबर में आप क्या आ जाएंगे, सारी लेबर्स आ जाएंगी, ठीक है, बीट्स के मतलब एक मेंटल स्किल्ड लेबर होगी या एक मैनुअल वर्क जो कर रहे हो वो सब लेबर आ जाएगी इसमें। कैपिटल आएगी इसमें, कैपिटल में यहाँ क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल गेन ही कि पैसे वाली कैपिटल नहीं, सिर्फ इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। फिर आती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी क्या है कि रिसोर्स है, कोई एक इंसान जो रिस्क लेकर के एक बिज़नेस खड़ा कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। देन आती है हमारी यूटिलिटी। यूटिलिटी इज़ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ कंजम्पशन, ठीक है। आपने कोई चीज़ कंज्यूम की, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आईफोन ख़रीदा, ठीक है, हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग इज़ योर यूटिलिटी। So I hope these four economic terms are clear to you. Now we'll move forward. So now comes the sector of economy. Economy के कौन से सेक्टर हैं? सो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमारा आ गया एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। जो भी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या हम माइनिंग कर रहे हैं मिनरल्स की, दे कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, ज़ीरो लेवल पे, ठीक है, जो बेसिक लेवल पे है। अब जो सारी रॉ मटेरियल हैं हमें कहाँ से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग से मिल रहे हैं। सो दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज़ योर ग्राउंड लेवल ऑफ ग्राउंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसी के ऊपर हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो खड़ी है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर्स। ओके, देन आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंस्ट्रक्शन होती है। जब हमें यहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा देन वी विल डू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हमें माइनिंग करके चीज़ें मिलेंगी देन वी विल डू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो
दैट इज़ वाई इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्टेज पे आ गया ये। देन थर्ड में हम क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, हमारी कंस्ट्रक्शन भी होगी, नाउ वी विल डू सर्विसेज। अब क्या होगी, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी हमें। सो दीज आर द सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड to any term or any topic, you can ask me in the comment section. So these were the sector of economy. So this is very important topic, that is your opportunity cost. इसके ऊपर आपके CAPF में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक है ये, बट दिस इज़ क्वाइट ईजी टॉपिक। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये। इसमें क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होगा कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपके पास थे 2 घंटे, ठीक है, आपके पास 2 घंटे फ्री थे। सो उस 2 घंटे में आप या तो एक मूवी देख सकते थे या आप इकोनॉमी पढ़ सकते थे, ठीक है। सो आपने क्या डिसाइड किया कि आप 2 घंटे क्या करोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लगी इसमें, आपने क्या गिव अप किया इसमें, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपने क्या गिव अप किया, यू गिव अप मूवी, ठीक है। जो आप 2 घंटे मूवी देखने वाले थे आपने उसको गिव अप कर दिया, ठीक है। अब आप उन 2 आवर्स में क्या पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो। सो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ योर मूवी। इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन जाएगी, आपकी मूवी बन जाएगी, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी आपकी, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, ठीक है। सो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एक इंसान था जो वो या तो अपनी फील्ड में वीट पैदा कर सकते थे, ठीक है, उगा सकते थे, या वो कर सकते थे राइस। सो दैट पर्सन डिसाइडेड कि वो वीट उगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लगी। कमेंट में अपना आंसर बता दो मुझे, ठीक है। देन है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PYQs अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे ये टेस्ट लूँगी इस लेक्चर के बाद। यू विल सी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर भी कह सकते हैं, कर्व भी कह सकते हैं इसको, इसके ऊपर आपको PYQs पूछे गए हैं। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये सिर्फ CAPF एंड CDS में पूछा जाता है। अनफॉर्चुनेटली CSC में इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट आपके CDS और CAPF में इकोनॉमी काफ़ी इजी पूछी जाती है, ठीक है। बेसिक इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या बताया जाता है, इट शोज़ द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें क्या बताया जाता है कि एक इकोनॉमी में, ठीक है, विद जितने भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, एक फिक्स्ड रिसोर्सेज एंड फिक्स्ड टेक्नोलॉजी में हम कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं जो गुड्स या सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब एक अगर हम एग्जांपल लें तो अगर आप एक AC एंड फ़ैन की एग्ज़ाम्पल लो तो हमें यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताएगा कि जैसे कि हमारे रिसोर्सेज जितने भी हमारे यहाँ पे मटेरियल लगेगा दैट इज़ अवेलेबल इज़ फिक्स्ड एंड टेक्नोलॉजी लगेगी वो भी फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है बताएगा कि मैक्सिमम कितने हम इन 2 गुड्स जो है हमने बताई यहाँ पे AC और फ़ैन जो है दीज आर गुड्स, ठीक है, इनके कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ PPC। देन एजम्पशंस क्या लेनी होती हैं हमारे PPC में, ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। हमने क्या लेना होता है एजम्पशन कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो रिसोर्सेज हैं मैंने बताया आपको दे आर फिक्स्ड
एंड जो टेक्नोलॉजी है दैट रिमेन अनचेंज, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ अभी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, एंड जो रिसोर्सेज हैं दे आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, दीज आर द एजम्पशंस ऑफ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी मैं आपको कर्व के ऊपर चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको जो कर्व के ऊपर चीज़ें हैं वो क्या बता रही हैं, जो कर्व के राइट साइड हैं वो क्या बता रही हैं, एंड जो कर्व के लेफ्ट साइड हैं वो क्या चीज़ें आपको बता रही हैं, ठीक है, वी विल फिगर आउट दैट। सो अगर आपके जो कुछ पॉइंट्स हम लेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेंगे, अगर वो कर्व के ऊपर हैं, ठीक है, दैट इज़ जो रिसोर्सेज की क्या हो रही है, एफिशिएंट यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। अगर ये हमारा कर्व है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हमारे क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ये हमारे एफिशिएंट यूज़ हो रही हैं रिसोर्सेज। अगर कर्व के इनसाइड पॉइंट हैं तो अंडर यूटिलाइजेशन है, मतलब एफिशिएंटली जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ नहीं हो रहा है। अगर कर्व के बाहर है तो उनका क्या है, मतलब रिसोर्सेज जितनी हैं उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट मिल रहा है, तो दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनचेंज टेक्नोलॉजी के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके कर्व से बाहर आपको कुछ पॉइंट्स मिलें, ठीक है, इट इज़ करंटली अनअटेनेबल, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे कि कर्व पे अगर आपके पॉइंट्स हैं तो वो क्या बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो दे आर रिफ्लेक्टिंग द एफिशिएंट यूज़, ओके। अगर इनसाइड हैं तो अंडर यूटिलाइजेशन है, रिसोर्सेज की पूरी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, और अगर कर्व के बाहर है दैट मीन्स रिसोर्सेज का ओवर यूज़ हो रहा है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है। एंड अगर ऐसा होगा, ठीक है, अगर कोई पॉइंट फॉर्चुनेटली अगर आपको कोई पॉइंट मिल भी गए बाहर तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, वो आपको कर्व जो है वो बाद में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो, उससे पहले मी शो यू द ग्राफ। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट ए है, दिस इज़ प्रोडक्ट बी। अब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिस लाइन ये आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, दिस इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हो, फ्रंटियर भी बोल सकते हो। सो ये जो पॉइंट है ए बी एंड सी, इसका मतलब ये क्या है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रही हैं, एफिशिएंटली क्या हो रही है, यूज़ हो रही हैं। बट जो ये है हमारा पॉइंट डी है यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या है, इनएफिशिएंटली जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रही हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉइंट एफ, इसमें क्या है, दिस इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन। तो आपके CAPF के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, आपको कोई भी मेंस नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन द डेप्थ, आपके पेपर के लिए इतनी चीज़ रेलिवेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो PPC से मिलते हैं। सबसे पहला हमें मिलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे आप कर्व में क्या पता लगेगा कि एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जैसे हम फ़ैन और AC का ले रहे थे, ठीक है, हम AC ले रहे थे और फ़ैन ले रहे थे। अगर हमें AC ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो हमें फ़ैन को कुछ फ़ैन की प्रोडक्शन को गिव अप करना होगा, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारी, ठीक है, जितनी हम रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होगा दैट इज़ अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, दैट इज़ लिमिटेड। ऐसा तो नहीं है कि छत से कहीं से आसमान से गिरेंगे वो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं फ़ैन बनाने में या AC बनाने में। सो योर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देन चॉइस, ठीक है, अब आपको क्या प्रोड्यूस करना है, यू हैव टू डिसाइड दैट, आपको AC प्रोड्यूस करने हैं या फ़ैन प्रोड्यूस करने, दैट इज़ योर चॉइस, यू हैव टू मेक द चॉइस। देन एफिशिएंसी, इस पॉसिबिलिटी कर्व में हमें ये भी पता लगा कि एफिशिएंसी, ठीक है, बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंसी इज़ व्हाट, दिस इज़ बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने यहाँ पे देखा कुछ पॉइंट थे जो कर्व के हमारे लेफ़्ट साइड पे थे, वो क्या हो रहे थे, इनएफिशिएंटली यूज़ हो रहे थे, एंड कुछ थे जो बहुत ज़्यादा जो कर्व के ऊपर थे देवर एफिशिएंट यूज़, और कर्व के जो राइट साइड पे थे वो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे रिसोर्सेज को। सो ये कुछ की कंसेप्ट हैं जो हमारे PPC से मिलते हैं हमें। सो नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, अब आपको लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आना है। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो एंड ज्वाइन, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। एंड मैं जितने भी PYQs हैं उनको
अपलोड करूँगी, ठीक है, आपको आंसर करना है उनको। तो अब आप देखोगे कि आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। मैं ट्राई करूँगी कि CAPF एंड CDS के मैं दोनों क्वेश्चन पेपर से आपको इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन दूँ, एंड दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड मैं बहुत सिंपल तरीके से ये समझा रही हूँ आपको, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू विल गेट वन और टू क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, ओके। अब आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड CSC में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CDS और CAPF में तो पूछे ही जाते हैं हर साल, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सो डिमांड में हमारा क्या होता है कि डिमांड को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि दो वर्ड्स विलिंग एंड एबल, ठीक है, विलिंग भी हैं और एबल भी हैं, मतलब वो ख़रीदना भी चाहते हैं और उनके पास पैसा भी है, दे आर एबल टू बाय और परचेज अ सर्टन गुड्स, ठीक है। दिस इज़ योर डिमांड, ठीक है। क्या है? क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, विलिंग है और क्या कर रहा है, एबल है उसको परचेज करने के लिए, विलिंग एंड एबल टू परचेज। विलिंग भी है और एबल भी है, ठीक है, उसको मतलब ख़रीदना भी है, ठीक है, उसका मतलब वो विलिंग है उस चीज़ के लिए। और एबल का क्या मतलब हो गया, उसके पास उतना पैसा है कि वो क्या कर पा रहा है, खरीद पा रहा है। दैट इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड नहीं, सिर्फ डिमांड, ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर डिमांड। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि जैसे प्राइस फॉल होगा, जो क्वांटिटी है वो क्या करेगी, राइज करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, सिट्रस पैराबस का मतलब वो क्या हो गया, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। सो लॉ ऑफ डिमांड में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि प्राइस और जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ठीक है, दिस इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ये इन्वर्स रिलेशन है, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउन स्लोप होगा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा, डाउन स्लोप आपका कर्व होगा। फैक्टर कौन से हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में इफेक्ट करते हैं, इनकम, ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो आपकी चीज़ों की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपका टेस्ट बढ़ रहा है, अगर आप अब सोशल मीडिया पे आपने कुछ चीज़ देखी एंड आपका टेस्ट बदला किसी चीज़ को लेके, पहले शायद आप एक अलग ब्रांड के कपड़े पहनते थे, अब आपका टेस्ट बदल गया, अब आप लुई विटॉन खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका टेस्ट बदल रहा है, तो आपकी लुई विटॉन के लिए क्या होगी, आपकी जो डिमांड है दैट विल इंक्रीज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर प्राइस फॉर एग्जांपल अगर आप कोक एंड पेप्सी की बात करो, अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है तो आप क्या खरीदोगे, पेप्सी खरीदोगे, ठीक है। सो कोक का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। आपने क्या किया, आपके पास क्या थे, रिलेटेड गुड्स थे वहाँ पे अवेलेबल, तो आपने क्या खरीद ली, पेप्सी खरीद ली। सो दिस इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड। अब सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में भी हम ये चीज़ करेंगे कि कितनी चीज़ वो सप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में भी आपको सेम डेफिनेशन जो जैसे हमने डिमांड की देखी वैसे देखनी पड़ेगी कि जो प्रोड्यूसर है, डिमांड क्या करेंगे, कंज्यूमर करेंगे, ठीक है, डिमांड क्या करेंगे, कंज्यूमर करेंगे, और जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर करेंगे, ठीक है। सो अब सप्लाई कर्व में क्या होगा, सप्लाई एंड सप्लाई कर्व में कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेज ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे विलिंगनेस एंड एबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोड्यूसर के पास सिर्फ विलिंग नहीं है, ये नहीं कि अब वो कुछ चीज़ बेचना चाहता है तो उसकी विलिंगनेस है, उसके पास क्या है, एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल भी होनी चाहिए कि जो वो बेच सके, ठीक है। सो व्हाट नाउ कम्स द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है आपका, एज प्राइजेज राइजेज क्वांटिटी सप्लाइड राइजेज, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, प्राइस बढ़ा आपकी सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस कम हुआ आपकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी।
सो दिस वाज योर लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसके साथ हम टाइप्स ऑफ गुड, शायद मैंने यहाँ ऐड नहीं किए, तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ गुड कर लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ गुड्स में आपके हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। सो सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल गुड। सबसे पहले आपका नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है आपका, बेसिकली नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें क्या होता है आपका, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, विद इंक्रीजिंग इनकम द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड इंक्रीजेज। ठीक है, दीज आर योर नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में क्या होती है, अगर आपकी जो इनकम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उन इन्फीरियर गुड्स की क्या होगी, डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। नॉर्मल गुड्स में क्या था, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो जो आपकी गुड्स की डिमांड है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती रही। ठीक है, थर्ड आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि ऐसे गुड्स जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कोक और पेप्सी की। ठीक है, क्या हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें क्या है आपका कि अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस जो है वो राइज़ करेगा तो जो डिमांड है अल्टरनेटिव गुड्स की वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी इनकम अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड है जो है, ठीक है, एक गुड है, अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर पेप्सी की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर उसके जो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, आपका जो कोक है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम इनको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एंड रिफाइंड ऑयल की हम बात करें, ठीक है, बेसिकली बहुत सारे लोग नहीं यूज़ सब्स्टिट्यूट करते उस चीज़ को, बट फॉर एग्जांपल अगर मस्टर्ड ऑयल आपका अगर पहुंच जाता है 1000 रुपये लीटर, तो आप क्या करोगे कि आप ट्राई करोगे कि आप रिफाइंड ऑयल के साथ यूज़ कर लो फ्राई करने के लिए चीज़ें। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट गुड का ये होता है यहाँ पे मीनिंग। फिर आता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या हैं, टुगेदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड जैम, टी एंड बिस्किट्स, ये क्या हैं आपके, एक साथ यूज़ किए जाते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर आप एग्जांपल लो, आप शू एंड सॉक्स हो गए आपके, ये दोनों एक साथ यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम अगर जैम एंड ब्रेड की बात करें या बटर और ब्रेड की बात करें, तो अगर आपकी जो जैम है उसका प्राइस क्या होगा, अगर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जैम का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, या ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके साथ आपके जैम या बटर का प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि दे आर यूज टुगेदर, सो दीज आर योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो ये एक टॉपिक था जो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं किया हुआ था, तो इससे आप देख सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई, आपको ये एनालाइज करना है कि अब अगर डिमांड और सप्लाई कैसे इफ़ेक्ट होगी इससे। ठीक है, नॉर्मल गुड आप लेके एग्जांपल देखो कि अगर नॉर्मल गुड्स का प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड और सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, दिस एनालिसिस यू हैव टू डू। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये चारों भी मैंने आपको बता दी। अब आपका एक होमवर्क है कि आपको देखना है कि डिमांड और सप्लाई में इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस। सो अब आता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है हमारा कि जब आपकी डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, जितनी चीज़ें लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी ही प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ योर मार्केट इक्विलिब्रियम। सो इसमें आपका एक कंसेप्ट आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इलास्टिसिटी में क्या बताया जाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितनी चेंज होगी। ठीक है, अगर हम सिंपल तरीके से देखते हैं इसको, सो अगर आपने किसी चीज़ का प्राइस चेंज किया तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या उसमें मेजर करेगा कि क्वांटिटी डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं कंज्यूमर, उसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, जो गुड है, ठीक है, जो गुड्स थी उस पर क्या लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं अगर जब हमने उसका प्राइस चेंज किया। फॉर एग्जांपल अगर आपका चिप्स का पैकेट है वो पहले
10 रुपये का था, अब वो कितने का मिल रहा है, 20 रुपीज़ का मिल रहा है। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखेंगे कि जो बच्चे पहले ठीक है खरीदते थे 10 रुपये का हम खरीदते थे, क्या वो 20 का खरीद रहे हैं। दिस इज़ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि मेजर करना हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। फैक्टर कौन कौन से हैं आपके जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे तो मोर इलास्टिक होगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका चिप्स का पैकेट 10 से 20 का हो गया है, ठीक है, उसके सब्सटीट्यूट में आपको कुरकुरे मिल सकते हैं। ठीक है, कुरकुरे का प्राइस जो है वो 10 ही है और आपका चिप्स का है 20, तो लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, उसको नहीं खरीदेंगे, 20 का ना खरीद के वो 10 का क्या ले लेंगे, कुरकुरे ले लेंगे वहाँ से। सो दे आर मोर इलास्टिक। ठीक है, अगर जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी होगी। फिर आते हैं हमारे नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी वाले गुड्स कौन से होंगे, जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, और लग्जरी कौन से होंगे जो सिर्फ स्टेटस के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेसेसिटी में आपके आ जाते हैं फूड आइटम्स आ गए आपके। ठीक है, जो डेली आपको लाइफ में काम आती हैं चीज़ें, दीज आर योर नेसेसिटी गुड्स। अब नेसेसिटी और लग्जरी गुड्स पे प्राइस इलास्टिसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो अगर नेसेसिटीज़ में हमारे इन इलास्टिक होगा। इन नेसेसिटी गुड्स में अगर आप मेडिसिन है, ठीक है, अगर कोई इंसान मेडिसिन खा रहा है तो उसका प्राइस, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर की दवाई अभी 100 रुपये की मिलती है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, प्राइस चेंज करके 200 रुपया कर दिया, तो अब जिस बंदे को बीपी है वो तो खाएगा ही ना, वो दवाई थोड़ा ना खाना छोड़ देगा। सो इसमें क्या होते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है, ज़ीरो होता है, इन इलास्टिक रिस्पॉन्स होता है इसमें। ठीक है, फिर लग्जरी गुड्स में अगर आप पहले चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोच का बैग आपको 50,000 में मिल रहा था, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, 5 लाख का कर दिया, तो मे बी लोग नहीं खरीदेंगे उसको। ठीक है, सो दिस इज़ द नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी गुड में जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी का इफेक्ट आता है, दिस इज़ द कंसेप्ट। सो टाइम पीरियड, अगर ज़्यादा टाइम के लिए चीज़ें, ज़्यादा टाइम के लिए प्राइस चेंज रहेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक अगर जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, आपका इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, अगर कॉस्ट जो आइटम की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी तो जो लोग हैं, ठीक है, अगर इनकम बढ़ रही है, चीज़ों का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो लोग खरीदेंगे। ठीक है, बिकॉज उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। एडिक्टिवनेस, अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है, ठीक है, समवन इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो अगर वो 500 का भी सिगरेट मिलेगा तो ही विल यूज़। ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 500 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है। सो दिस इज़ द एडिक्टिवनेस। ये थे फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है आपका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। सो कुछ प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ फर्स्ट नंबर पे आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में वैल्यू कितनी होती है आपकी, इन्फिनाइट होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आप स्लाइटली सा प्राइस चेंज करोगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, आपकी 0 पे चली जाएगी। ठीक है, दिस इज़ योर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब रिस्पॉन्स हुआ उसमें। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक था। अगर आपने ज़रा सा प्राइस बढ़ाया किसी चीज़ का तो उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड बिल्कुल 0 होगी, लोग बिल्कुल ख़रीद ही नहीं रहे हैं, तो उसकी पीईडी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इन्फिनाइट हो जाएगी। फिर आते हैं इलास्टिक। इलास्टिक में आपकी जो वैल्यू है 1 से नीचे होगी। ठीक है, जितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है वो प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, जितना आपने प्राइस में चेंज किया क्वांटिटी का प्राइस जो है उससे भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ योर इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में आपकी वैल्यू होती है 1। ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ऐड किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो यूनिट इलास्टिक में क्या होगा कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है। दिस इज़ योर यूनिट इलास्टिक। एंड इन इलास्टिक में क्या होगा, आपका जो क्वांटिटी चेंज हो रही है दैट इज़ लेस देन द प्राइस चेंज। जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे क्या हो रही है, आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो क्या है, लेस है। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक में बिल्कुल कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्वांटिटी डजंट चेंज विद प्राइस। जितना मर्जी आप प्राइस बढ़ा लो उसमें क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। सो उसमें आपकी पीईडी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये वैल्यूज़ पूछ ली
पूछ ली जाएंगी या इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगी क्वांटिटी चेंज इन इलास्टिसिटी की प्राइस इलास्टिसिटी, इफ़ द क्वांटिटी चेंजेस मोर देन प्राइस देन व्हाट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इट। सो उसमें क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन पूछ ली जाएंगी कि परफेक्टली इलास्टिक है या इलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। सो वी आर डन विद आर माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको जो लास्ट टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वेयर पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेजेस रेट आर अनएबल टू फाइंड जॉब। ऐसे लोग जो विलिंग भी हैं और एबल भी हैं वो काम करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, हम लोग क्या है, विलिंग हैं, हमें जॉब चाहिए, ठीक है, हम वी आर विलिंग ऑल्सो, हम फॉर्म भी भर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, और हमें जितनी सैलरी मिल रही है उस पर हम क्या है, हमें उसमें सेटिस्फेक्शन भी है कि चलो ठीक है इतनी सैलरी है, ठीक है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग दैट जॉब, दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनका नंबर लिखा जाता है, लेबर फोर्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100, यह आपको दे देगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसमें जो टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, CDS, CAPF, CSC या स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट दे देंगे, बताओ कि कौन से टाइप की ये अनएम्प्लॉयमेंट है। सो सबसे पहला है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन जॉब्स। जैसे आप पहले किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, अब आपने वो कंपनी छोड़ दी, अब आप नाउ यू आर लुकिंग फॉर एन अनदर जॉब इन डिफरेंट कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, जो आपके 1-2 मंथ, ठीक है, 1-2 मंथ आपके जो आपने काम ढूंढ रहे थे, इस अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाएगा फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे आप ग्रेजुएट हुए हो अभी, ठीक है, या जैसे मैं आपको बताया अभी कंपनी वाली एग्जांपल, दिस इज़ मोर सूटेबल, ठीक है। ये जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक तो वॉलंटरली होती है, ठीक है, आपने खुद जॉब ट्रांजिशन करने की सोची, एंड दिस इज़ ऑल्सो टेम्परेरी, सो दिस वॉज योर फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड आती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होती है, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। जैसे एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो शिफ्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल वो पहले इंडस्ट्री थी आपकी दिल्ली में, नाउ इट इज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स जयपुर। तो अब क्या हो गया, जो लोग दिल्ली में एम्प्लॉयड थे उस फैक्ट्री में, उनकी क्या चलेगी, जॉब चलेगी। सो ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह पे आपकी जो इंडस्ट्री है वो गई है, उसकी वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट हुई, दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सोल्यूशन क्या है इसका, कि आप स्किल डेवलपमेंट करो ताकि जो आप जहाँ पे वॉइड हुआ है वहाँ के लोग जो क्या हैं वो अलग जॉब भी कर सकें। फिर आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, अगर इकोनॉमिक अगर स्लो डाउन हो गया, रिसेशन चल रहा है, उस टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, कॉजेज़ क्या होगी, एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोगों की जो प्रोडक्ट की डिमांड है दैट हैज़ डिक्रीज्ड, तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ कर दी, इसलिए उनको इन जो बंदे थे वो कम चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको जॉब से निकाल दिया। दिस इज़ योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप एग्जांपल ले सकते हो फ्रॉम कोविड-19 लॉकडाउन। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आती है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी किसकी वजह से होगी, ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ जॉब। जैसे एग्रीकल्चर में, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जब एग्रीकल्चरल चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें लोग एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे आप देखोगे कि जब आपको
पंजाब वाली साइड जैसे कनक वगैरह जिस टाइप काटते हैं, जैसे आप जब स्टोर करेंगे, ठीक है, कनक स्टोर करेंगे या कोई और चीज़ स्टोर करेंगे तो क्या लगेगी वहाँ लेबर। तो उस टाइम जो लोग एम्प्लॉयड हुए होते हैं, जब वो काम ख़त्म हो गया तो मतलब वो वापस से क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसका नेचर क्वाइट प्रिडिक्टेबल होता है और रेगुलर होता है, हर सीज़न में होता है, ठीक है। जब कनक का सीज़न होगा, जब मक्की का सीज़न होगा तो लोगों को पता होता है कि हम 1-2 महीने के लिए एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। कनक काटने के टाइम हम एम्प्लॉयड हैं या कनक निकलवा रहे हैं जब उस टाइम एम्प्लॉयड हैं, तो उसके बाद हमें 2-3 महीने क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी हमारी, ठीक है। देन आती है फिफ्थ, दैट इज़ योर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ, जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीज़ ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, ठीक है। जहाँ पे एक फील्ड में जहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जितने लोग एक्चुअली वहाँ नीडेड हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयड हुए हैं। देन आती है हमारी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ये किस तरह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन्स। अब क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मशीन्स क्या होगी हमारी ज़्यादा बढ़ रही हैं, एफिशिएंट हैं, ठीक है, ज़्यादा काम कर पा रही हैं वो, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो मैनुअल लेबर थी उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज़ योर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे हमारे एटीएम ने क्या कर दिया, बैंक क्लर्क्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसका सल्यूशन क्या है, एजुकेशन और अपग्रेडेशन। स्किल्स में क्या हो, अपग्रेडेशन हो, और जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो इतना अच्छा हो जाए, इतना एफिशिएंट हो जाए कि जो मशीन्स हमें रिप्लेस कर रही हैं वो ना कर पाए, ठीक है। इस तरह की टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी हो रही है वो ना हो। So this is it for today, and I try to cover all the concepts of your microeconomy, and we will do another video in upcoming days जिसमें हम macroeconomy करेंगे। and ये जो अगर concept आप कर लोगे तो I'm sure you will get enough marks. So I will send you question on Telegram, and join the Telegram. The link is in the description box. Also, if you want to send me your practice sheets, you can send me on my Telegram. And on next Sunday we will do something interesting, ठीक है, इसी channel पे. So do like, share and subscribe. And I will guys see you in the next lecture. Thank you for watching this video.